Hello, my dear students. I am Manisha Agarwal. My channel's name is Manisha's Teaching. I am your new teacher. Today is my first class with you. I hope we will able to make a strong bonding together. So, without any delay, let's start today's chapter, Uncle Ken at the Wheel. From the book Long Impression of 5th Standard ICC Board. So, let's start the chapter Uncle Ken at the Wheel. So, students, before starting the chapter, you should know about the characters involved in the chapter. So, characters कौन-कौन से हैं? Let's have a look. The characters are Rusty, Mohan, grandmother and Uncle Ken. जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे कैरेक्टर्स और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, पर आज हम लोग चैप्टर स्टार्टिंग के 2 पेजेस कवर करेंगे. इन 2 पेजेस में द कैरेक्टर्स इन्वॉल्व्ड आर रस्टी, मोहन, ग्रैंडमदर एंड अंकल कैन. इसलिए आगे के जो कैरेक्टर्स है वो मैंने अभी मेंशन नहीं किया है. वो जब मैं रेस्ट ऑफ द चैप्टर नेक्स्ट वीडियो कल डालूंगी उसके बारे में आपको ज़्यादा कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी. इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए फर्स्ट 2 पेजेस में जितने कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है उन्हीं के नाम मैं आज आपको बताऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर गेटिंग इनसाइड इन द चैप्टर, पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूँ. The story we are about to read is from the book Crazy Times with Uncle Ken by Ruskin Bond. Means what? ये जो चैप्टर, ये जो स्टोरी ली गई है वो कहाँ से ली गई है? क्रेजी टाइम्स बुक नाम की एक बुक है, वहाँ से ली गई है, जो कि रस्किन बॉन्ड एक फेमस राइटर ने लिखी है. आई होप रस्किन बॉन्ड के बारे में आप जानते होंगे. इफ़ नॉट, एटलीस्ट उनका नाम तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द फेमस राइटर्स ऑफ इंग्लिश चैप्टर्स. अंकल कैन इज़ रस्टीज ग्रैंड मदर्स न्यू नेफ्यू. अच्छा, व्हाट यू मीन बाय नेफ्यू? आपको चैप्टर जानने से पहले कुछ कुछ वर्ड्स के मीनिंग ज़रूर पता होने चाहिए, जैसे कि नेफ्यू. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेफ्यू? नेफ्यू इज़ कॉल्ड द किड्स ऑफ आवर सिस्टर्स और ब्रदर्स. अगर हिंदी में बोलूँ तो हमारे भाई के बच्चे या हमारी बहन के बच्चे. दीज आर कॉल्ड नेफ्यूज़ इन इंग्लिश. और हिंदी में हम क्या कहते हैं? भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी एंड सो ऑन. सो नेफ्यू का मीनिंग इज़ द सन ऑफ आवर ब्रदर और सिस्टर्स. वहीं नीस का मतलब क्या होता है? डॉटर ऑफ आवर ब्रदर और सिस्टर. मीन्स हमारे भाई की बेटी या बहन की बेटी को हम नीस कहते हैं और भाई का बेटा या बहन की बेटी को हम नेफ्यू कहते हैं. तो अंकल कैन कौन थे? रस्टी जो मेन कैरेक्टर है उसकी ग्रैंडमदर यानी उनकी दादी के नेफ्यू थे. कौन? अंकल कैन. नेफ्यू थे किसकी? रस्टीज की ग्रैंडमदर की. ओके, सो अभी हम लोगों ने कवर किया अंकल कैन के बारे में. अंकल कैन कौन थे? वो रस्टी की ग्रैंडमदर के नेफ्यू थे. अब मोहन देखिए, मोहन कौन था? मोहन द गार्डनर्स सन. उस फैमिली का जो गार्डनर था उसका बेटा था मोहन, और वो भी उसी घर में रहता था. मोहन द गार्डनर्स सन लिव्स इन द हाउस टू. मीन्स व्हाट? उस घर में यानी रस्टी के घर में जिसमें ग्रैंडमदर रहती थी, अंकल कैन रहते थे, वहीं मोहन भी रहता था, जो कि उनका रिलेटिव नहीं था, सिर्फ एक गार्डनर था. नाउ हु इज़ कॉल्ड द गार्डनर? जो गार्डन की देखभाल करता है. उसके पापा मीन्स मोहन के पापा एक गार्डनर थे, उस घर के गार्डनर थे जो कि गार्डन का ख्याल रखते थे. पर गार्डनर का सन होने के बावजूद भी वह रस्टी के घर में रहता था. ओके, तो रस्टी के घर में कौन कौन रहता था? रस्टी, उसकी ग्रैंडमदर और अंकल कैन. सो अब द चैप्टर इज़ गोइंग टू स्टार्ट. मेन चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट होता है.
यहाँ तक हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ा. वी रेड अबाउट द इंट्रोडक्शन और द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. नाउ द एक्चुअल स्टोरी बिगिंस. On my next visit to Dehra, Mohan met me at the station. Means what? ये तब की बात है जब देहरादून में, देहरा stands for देहरादून. देहरादून is a name of a place which is the capital of उत्तराखंड. उत्तराखंड की एक शहर का नाम है देहरादून. ओके, स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है कि रस्टी बड़ा हो चुका है और वो अब देहरादून वापस आया है. ये जो बैकग्राउंड मैंने बताया था, वो रस्टी जब छोटा था, जब उसका चाइल्डहुड था, तब उसने देहरादून में बिताया. पर वो जब बड़ा हो गया तो वो कहीं और चला गया था. अब बड़ा होने के बाद वो वापस देहरादून आया है. कहाँ आया है? देहरा मीन्स शॉर्टकट ऑफ देहरादून. तो रस्टी बोल रहा है ऑन माई नेक्स्ट विजिट टू देहरा. मीन्स अब वो बड़ा हो गया है, लेकिन वो जब देहरादून आया है बहुत दिन बाद, वो जगह जहाँ उसने अपना चाइल्डहुड बिताया वो आया है. मोहन मेट मी एट द स्टेशन. तो जब वो देहरादून आया है तो मोहन उसे लेने स्टेशन आया है. मोहन कौन था? हु वॉज मोहन? मोहन वॉज द गार्डनर्स सन. वो उसे लेने आया है. जब हम कभी स्टेशन में जाते हैं, कोई ऐसे शहर में जहाँ हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पिकअप करने के लिए, हमें रिसीव करने के लिए हमारे रिलेटिव्स या हमारे कोई फ्रेंड्स आते हैं. उसी तरह जब रस्टी आया देहरा, तो मोहन जो उसके घर में रहता था पहले, उसने उसे पिकअप करने के लिए स्टेशन आया, उसे रिसीव करने के लिए स्टेशन आया. ओके, वी गॉट इनटू अ टोंगा. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टोंगा? आई होप एज एन इंडियन वी ऑल नोज व्हाट इज़ टोंगा. टोंगा इज़ अ व्हील्ड कार्ट ड्रैग्ड बाय हॉर्स. हिंदी में बोले तो घोड़ा गाड़ी, जिसे घोड़ा खींचता, वो गाड़ी जिसे घोड़ा खींचता हो. हम लोग ने बचपन में सुना था ना घोड़ा गाड़ी. आज भी जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो अगर वहाँ टोंगा होता है तो बच्चे ज़िद करते हैं घोड़ा गाड़ी में बैठने के लिए. क्यों? क्योंकि हमें बहुत मज़ा आता है. उसी तरह इंग्लिश में हम लोग उस घोड़ा गाड़ी को बोलते हैं टोंगा. वी गॉट इन टू अ टोंगा with my luggage. Now what is the meaning of luggage? I know everyone, all of us knows the meaning of luggage. Even then if no, मैं बताती हूँ. luggage का मतलब होता है सामान. क्योंकि वो कहीं और से देहरादून आ रहा था, तो obviously वो अपने साथ अपना bedding, अपने clothes, अपने necessary things साथ लाएगा. bags and baggages या suitcase, कुछ भी जो सामान हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, like अपने clothes, अपने bags and ऑल नेसेसरी थिंग्स, उसको बोलते हैं लगेज. वी गॉट इन टू अ टोंगा. हम लोग घोड़ा गाड़ी में बैठे. कौन? मोहन और रस्टी. विथ माई लगेज, मेरे सामान के साथ. एंड वेंट रैटलिंग. रैटलिंग का मीनिंग क्या होता है? खड़खड़ाहट की आवाज़. ओके, वेन टू हार्ड थिंग्स मीट टुगेदर, ड्रैग्स टुगेदर एंड मेक्स अ साउंड, दैट इज कॉल्ड रैटलिंग. एंड इन हिंदी वी कॉल इट खड़खड़ाहट की साउंड. खड़खड़ाहट, कुछ खटकना, खड़खड़ाना. ओके. And jingling. Now what is the meaning of jingling? Jingling means noise of bells. घंटे की आवाज़. So with my luggage and went rattling and jingling. अब ये rattling और jingling sound कौन बना रहा है? Who is making this noise? Obviously the टोंगा, घोड़ा गाड़ी. जब हम लोग घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं तो ऐसी आवाज़ें आपने प्राय सुनी होगी. कैसी? rattling और jingling, यानी खड़खड़ाहट की साउंड और घोड़े के नेक में जो बेल बंधी रहती है, उसकी आवाज़. अलॉन्ग देहराज क्वाइट रोड्स टू ग्रैनीज हाउस. तो पूरे रोड में वो दो साउंड सुनाई दे रही थी, रैटलिंग और जिंगलिंग की, जब तक कि ग्रैनी का हाउस नहीं आ गया. ग्रैनी का हाउस मीन्स वो हाउस जिसमें रस्टी रहता था, मोहन रहते थे. मोहन और ग्रैनी तो अभी भी वहाँ रहते हैं, लेकिन रस्टी कहीं और चला गया है, शायद पढ़ने के लिए या शायद कोई भी रीज़न हो, और वो बाहर से आया है आज देहरा बहुत दिन बाद. तो अब वो अपनी ग्रैनी के हाउस जा रहे हैं. टेल मी ऑल द न्यूज़ मोहन. कौन कह रहा है? ऑब्वियसली कौन कह रहा है? रस्टी बोल रहा है, मोहन से पूछ रहा है. कब? जब वो घोड़ा गाड़ी में बैठे हैं और अपने ग्रैनी के हाउस जब वो जा रहे हैं, तो वो रास्ते में घोड़ा गाड़ी में बैठते हुए मोहन से बातें कर रहे हैं कि मोहन, और क्या नई खबर है? सब खबर ठीक है ना? सब कुछ ठीक है ना? कुछ नया है, कुछ न्यूज़ है तो बताओ.
टेल मी ऑल द न्यूज़ मोहन। अब मोहन क्या कह रहा है, देखो, नॉट मच टू टेल, कुछ खास नहीं। सम ऑफ द साहिब्स सेलिंग हाउसेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब्स? साहिब्स is the word which is denoted for sir or masters in India. हिंदी में बोले तो जो मालिक होते हैं घर के या सेठ होते हैं घर के, उनको हम लोग साहिब भी बोलते हैं हिंदी में, ओके। और इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में हम लोग कैसे किस तरह डिनोट करते हैं उसे, सर या मास्टर, ओके। तो जो घर के ओनर होते, घर के मालिक होते, उसको साहिब बोलते हैं। साहिब सेलिंग हाउसेस एंड गोइंग अवे, वो क्या बोल रहा है, कुछ खास नहीं, लेकिन बस अब क्या हो रहा है यहाँ देहरादून में कि कुछ घर के मालिक अपने हाउस सेल कर रहे हैं और दूर चले जा रहे हैं। सूजी हैड किटन्स। ना वो हु इज सूजी, ज़रूर कोई कैट होगी उनका घर में जिसने किटन्स दिए, बच्चे दिए, ओके। सूजी इज़ द नेम ऑफ द कैट जो उनके घर में रहती थी। ग्रैनी न्यू आई हैड बीन इन द ट्रेन फॉर 2 nights। अब रस्टी हमें बता रहा है, यहाँ तक बातचीत ख़त्म हो गई उनकी। अब वो हमें बता रहा है कि ग्रैनी जानती थी कि मैंने ट्रेन में 2 nights स्पेंड किए हैं। एंड शी हैड अ ह्यूज ब्रेकफास्ट रेडी फॉर मी। और उसने इसीलिए मेरे लिए एक बहुत सारी वैरायटीज़ बनाई ब्रेकफास्ट में मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेन में 2 nights स्पेंड की थी, तो उन्हें पता है कि मैं भूखा हूँगा, मैं टायर्ड हूँगा। पॉरेज का मतलब क्या होता है, दलिया, हिंदी में बोले तो दलिया, ओके। सो पॉरेज, और इंग्लिश में बोले तो अ वाइट थिक कंसिस्टेंसी ऑफ फूड विच इज़ मेड आउट ऑफ ओट्स, ओके। हिंदी में बोले तो दलिया। स्क्रैम्बल्ड एग्स। नाउ व्हाट इज स्क्रैम्बल्ड एग्स? कैन एनीबडी टेल मी स्क्रैम्बल्ड एग्स? सोचो। ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इज स्क्रैम्बल्ड एग्स। Scrambled eggs, when the eggs is mixed with milk and it is cooked on the pan, it is known as scrambled eggs. अगर हिंदी में बोले तो अंडे की भुर्जी, ओके। ऑन टोस्ट, तो उन्होंने क्या बनाया, पहले पॉरेज मीन्स दलिया, स्क्रैम्बल्ड एग्स ऑन टोस्ट। टोस्ट मीन्स ब्रेड से बनाया हुआ कोई भी सैंडविच या पोटैटो टोस्ट जो हम लोग खाते हैं। तो वो स्क्रैम्बल्ड एग्स को टोस्ट में लगाई, क्योंकि हो सकता है रस्टी को ये बहुत पसंद होगा। एंड मैर्मलेड। नाउ व्हाट इज़ मैर्मलेड? ऑरेंज या फिर लेमन का जूस को बोलते हैं मैर्मलेड, द ऑरेंज जूस और द लेमन जूस, ओके। स्वीट मिल्की टी। स्वीट मिल्की टी मीन्स दूध की बनी हुई, ऑब्वियसली जैसे ये वर्ड्स बोल रहे हैं हम लोग को ईजिली समझ आ रहा है, दूध से बनी हुई मीठी चाय। सो ये सब फूड है जो शायद रस्टी को बहुत पसंद थे, इसीलिए उसकी पसंदीदा चीज़, हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय ग्रैनी, ओके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द फेवरेट फूड्स और व्हाट ह्यूज ब्रेकफास्ट डिड ग्रैनी प्रिपेयर और मेड रेडी फॉर रस्टी, ओके। तो ये आपको प्लीज़ लर्न द नेम्स ऑफ द ब्रेकफास्ट which was prepared by Granny for Rusty, okay. She told me there had been a letter from Uncle Ken. अब रस्टी हमें बता रहा है कि ग्रैंडमदर ने बताया कि उनके पास अंकल कैन का लेटर आया था। इसका मतलब अंकल कैन भी अब वहाँ नहीं रहते, अंकल कैन भी कहीं और चले गए थे काम के सिलसिले में, जॉब के लिए वो चले गए थे, कहाँ, शिमला, ओके। तो वो बता रहा है हमें कि ग्रैनी ने बताया कि अंकल कैन जॉब के लिए शिमला गए थे और वहाँ से उनके लिए एक लेटर आया। ही सेज, अंकल कैन कह रहे हैं, ही इज़ द असिस्टेंट मैनेजर इन फरपोज होटल इन शिमला। लेटर में लिखा है, ग्रैनी ने बताया कि वो फरपोज होटल नाम, एक होटल है फरपोज नाम का शिमला में, जिनका वो असिस्टेंट मैनेजर है। उन्होंने कहा, ये लेटर में लिखा हुआ, द सैलरी इज़ वेरी गुड, वहाँ की सैलरी बहुत अच्छी है। एंड ही गेट्स फ्री बोर्ड एंड लॉजिंग। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्री बोर्ड एंड लॉजिंग स्टूडेंट्स? फ्री बोर्ड एंड लॉजिंग का मतलब होता है फ्री में खाना और रहने की जगह देना। यानी जहाँ वो होटल फरपो में, शिमला का एक होटल फरपो में काम कर रहे हैं, मीन्स जॉब कर रहे हैं, वहाँ के वो असिस्टेंट मैनेजर है और वहाँ पर उन्हें फ्री का फूड दिया जाता है और खाने की रहने की अच्छी जगह है। इट्स अ स्टडी जॉब। व्हाट इज़ स्टडी? व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी? स्टडी मतलब नॉट चेंजिंग एंड सेफ जॉब, जो बदलती नहीं है,
या जिसमें हम लोग को डर नहीं है कि हमें हमारी सैलरी कम हो जाएगी या हमारी पोस्ट कम हो जाएगी, ऐसा कोई भी खतरा वहाँ नहीं है। तो वो जो जॉब है वो स्टेडी है, यानी सेफ है और नॉट चेंजिंग है। एंड आई होप ही कीप्स इट। कौन कह रहा है? ग्रैनी। और मैं आशा करती हूँ, मैं होप करती हूँ कि वो उस जॉब को अच्छी तरह कर पाए। इस सी स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, आई होप ही कीप्स इट, ये हमें बताता है अंकल कैन का बिहेवियर। इट मीन्स दैट ग्रैनी को भी पता है कि अंकल कैन एक जगह बहुत दिन तक काम नहीं कर पाते, उनका मन चंचल है, शायद वो बहुत बहुत एफिशिएंट नहीं है काम में, अपनी जॉब में। मीन्स ही इज़ नॉट वेरी स्टडी, वेरी एफिशिएंट इन हिज जॉब। वो कोई भी जॉब बहुत दिन तक नहीं कर पाएंगे। कैसे पता चला हम लोग को? इस पर्टिकुलर सेंटेंस से, आई होप ही कीप्स इट, यानी वो शायद, हम लोग कह सकते हैं कि वो शायद इतना काम करने की हैबिचुएटेड नहीं है। सो ग्रैनी होप कर रही है कि अगर इतना अच्छा जॉब उनका है तो उन्हें उसे अच्छी तरह निभाना चाहिए और उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर रस्टी हमें बता रहा है कि एक लेटर आया है जिसमें ग्रैनी ने बताया कि अंकल कैन शिमला में एक होटल, फरपो नाम के होटल में असिस्टेंट मैनेजर है और वहाँ पर वो उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है और उन्हें फ्री का खाना और फ्री की अच्छी जगह मिली है रहने के लिए। और ग्रैनी होप कर रही है कि इतने सेफ जॉब, इतनी अच्छी जॉब मिलने के बाद वो भगवान करे इस जॉब को अच्छी तरह करता रहे, ना कि छोड़ छाड़ कर आ जाए। 3 days later, 3 दिन बाद, अंकल कैन वॉज ऑन द वरांडा स्टेप्स। मीन्स वॉट? 3 दिन वहाँ रहने के बाद रस्टी हमें बता रहा है कि अंकल कैन का लेटर आने के बाद, इतनी अच्छी खबर सुनने के बाद कि वो अच्छी तरह सेटल हो गया है वहाँ, उसे इतनी अच्छी जॉब मिल रखी है, इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा रहने की जगह मिलने के बावजूद अंकल कैन ने वेरांडा स्टेप्स यानी वेरांडा की सीढ़ी में खड़ा पाया। कौन? रस्टी। रस्टी वहाँ रहा था। 3 दिन बाद उसने देखा अंकल कैन खड़े हैं कहाँ पर? वेरांडा की सीढ़ी पे, विथ हिज बेडिंग रोल एंड बैटर्ड सूटकेस। मीन्स बेडिंग रोल मतलब बिस्तर उस्तर लेकर, बिस्तर का लगेज, एंड बैटर्ड सूटकेस मतलब सूटकेस तो आई थिंक यू नो, सूटकेस वो बैग, वो कैरी ऑन लगेज है जिसमें हम लोग अपने क्लोथ्स वगैरह लेकर आते हैं। और बैटर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैटर्ड? मीन्स वेरी यूज्ड, बहुत पुराना। अगर हिंदी में बोलूँ तो घिसा हुआ। जब कोई चीज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो वो न्यू नहीं लगती बल्कि ओल्ड लगती है, और ऐसे लगता है उसमें बहुत सारे स्टेन्स आ गए हैं, बहुत सारे इट लुक्स वेरी ड्रैग्ड, बहुत घिसा हुआ लगता है। तो बैटर्ड इन वन वर्ड अगर बोलूँ तो पुराना सूटकेस। कौन खड़ा है? अंकल कैन खड़े हैं वेरांडा की सीढ़ी में। किसने देखा? रस्टी ने देखा। अभी तक बात हो रहा था क्या कि अंकल कैन बहुत अच्छा से सेटल हो गए हैं, शिमला के एक होटल में अच्छी जॉब मिली हुई है। पर 3 दिन बाद ही रस्टी देखता है कि वेरांडा की सीढ़ी में कौन खड़ा है? अंकल कैन। कैसे खड़े हैं? अपने सारे लगेज लेकर और एक पुराना सा सूटकेस लेकर। हैव यू गिवन अप द होटल जॉब? आस्क्ड ग्रैनी। उसे देखकर ग्रैनी चौंक जाती है और पूछ रही है, हैव यू गिवन अप द होटल जॉब? मीन्स क्या तुमने अपने होटल का जॉब छोड़ दिया? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो सेंटेंस है आई होप ही कीप्स इट, मतलब कि ग्रैनी को कहीं ना कहीं डर था कि वो उसे ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अंकल कैन का बिहेवियर थोड़ा चंचल है। मीन्स थोड़ा काम करने की आदत उन्हें कम है। तो जैसा कि ग्रैनी को डर था वैसा ही हुआ। ग्रैनी डर रही थी कि कहीं वो उस जॉब को छोड़ ना दे, और वही हुआ। हैव यू गिवन अप द होटल जॉब? Granny is asking. Next. No, said uncle. Uncle Ken क्या कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कोई जॉब नहीं छोड़ी। They have closed down. Means what? वो कह रहे हैं कि वहाँ के होटल सब बंद हो चुके, सब बंद हो गए। वहाँ के मास्टर्स, वहाँ के ओनर्स लोग, वहाँ के जो मालिक थे होटल के, उन्होंने अपना होटल बंद कर दिया। I hope it wasn't because of you. ग्रैनी क्या कह रही है? मैं आशा करती हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है और
इसमें कुछ भी आपका फॉल्ट नहीं हो। वो बंद हुआ आपके चक्कर में, कहीं बंद ना हो गया वो होटल। ओके, ग्रैनी क्या कह रही है? आप कह रहे हो कि वहाँ के मास्टर्स लोग ने अपने होटल बंद कर दिए, लेकिन मुझे शक है कहीं ये आपके चलते तो बंद नहीं हुआ वहाँ के होटल। आपने तो काम अच्छा से किया, अपना जॉब अच्छा से किया। नो आंट में। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ ग्रैंडमदर? देखो, ग्रैंडमदर का नाम था मे, और क्योंकि अंकल केन उसका नेफ्यू था तो ग्रैंडमदर को वो क्या कहेगा? आंट। ओके, ग्रैंडमदर का नाम था मे, तो क्योंकि वो उसकी भुआ थी या मासी थी, उसको आंट में बोलकर वो बुलाता था अंकल के। नो आंट में, द बिगर होटल्स इन द हिल स्टेशंस आर ऑल क्लोजिंग डाउन। क्या बोल रहा है? कि जितने जितने बड़े बड़े होटल्स हैं शिमला के हिल स्टेशंस में, वो सब बंद हो रहे हैं। वेल नेवर माइंड। ग्रैनी क्या बोल रही है? चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ग्रैनी को लगा कि इसमें अंकल केन का तो कोई फॉल्ट नहीं है, तो मैं इसे क्यों ब्लेम करूँ। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, कम अलोंग। कम अलोंग मतलब मेरे साथ आओ एंड हैव योर टिफ़िन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टिफ़िन? ये टिफ़िन वो टिफ़िन नहीं जो हम लोग स्कूल में लेके जाते हैं। वहाँ पर टिफ़िन का मतलब होता है लंच। ओके, दोपहर में जो हम लोग खाना खाते हैं उसे बोलते हैं लंच। तो यहाँ पर टिफ़िन का मतलब है ग्रैनी का लंच। देयर कोफ्ता करी टुडे, इट्स रस्टीज़ फेवरेट। क्योंकि रस्टी आने वाला था इसलिए ग्रैंडमदर ने रस्टी की फेवरेट चीज़ें बनाई थी। इसीलिए 3 दिन बाद भी रस्टी वहाँ 3 दिन रहा, उसके बाद भी उसने रस्टी की फेवरेट चीज़ें बना रही है वो, क्योंकि वो थोड़े दिन बाद शायद चला जाएगा। इसीलिए ग्रैनी सोची कि वो जितना दिन भी यहाँ रहे इसमें सिर्फ उसकी फेवरेट चीज़ें बने। इट्स रस्टीज़ फेवरेट क्या? कोफ्ता करी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, नेम एनी वन ऑफ द फेवरेट डिश ऑफ रस्टी। तो आप बोल सकते हैं कोफ्ता करी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको स्टोरी समझ में आ रही होगी। इन केस अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा और यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग और यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। और अगर आपके कोई सजेशंस हो या आप कुछ मुझे अच्छी तरह कुछ और सजेस्ट कर सके तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन मी इन द कमेंट्स। क्योंकि बच्चों देखो, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप सब का डाउट्स क्लियर कर सकूँ। प्लीज़ डू कमेंट मी अगर इसमें कुछ भी फॉल्ट हो या मुझे किसी चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ डू कमेंट मी स्टूडेंट्स। ओह, इज ही हियर टू? हु इज़ टेलिंग? क्या बोल रहा है अंकल केन? कि क्या वो भी आया है यहाँ? आई हैव फार टू मैनी नेफ्यूज़ एंड नीसेस। क्या बोल रहा है वो? मेरे बहुत सारे नेफ्यूज़ और नीसेस हैं। क्योंकि देखो, रस्टी भी उसका नेफ्यू है। ओके, और रस्टी को छोड़ के भी उसके कई नीसेस एज आई सेड यू बिफोर, नीसेस का मतलब क्या होता है? भाई की बेटी या बहन की बेटी। तो वह कह रहा है, अंकल केन कह रहे हैं कि मेरे बहुत सारे नेफ्यूज़ हैं और बहुत सारे नीसेस भी हैं, यानी भांजा भांजी या भतीजा भतीजी बहुत है मेरे। स्टिल ही इज़ प्रेफरेबल, लेकिन उन सब में प्रेफरेबल मीन्स एक तरह से फेवरेट कौन है? कौन है? उसका रस्टी। टू दोज टू गर्ल ऑफ मेबल्स। यहाँ पर मेबल कौन है? मेबल भी रस्टी की भुआ हो सकती है, या मेबल कोई एक ऐसी लेडी है घर की जिसकी 2 बेटियाँ भी अंकल केन की नीस है। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? सो मेबल जो है वो एक कैरेक्टर है जिसमें जो ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा स्टोरी में कुछ आया नहीं है, पर इतना समझ लो कि मेबल की 2 लड़कियाँ थी, 2 बेटियाँ थी, जो कि वो भी अंकल केन की नीसेस थी। ओके, लेकिन वो कह रहा है कि उस नीस के मुकाबले, उस नीस से भी बेटर मुझे ये नेफ्यू जो कि रस्टी है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। क्यों? दे मेड लाइफ मिजरेबल फॉर मी ऑल द टाइम आई वॉज विद दैम इन शिमला। क्या कह रहा है कि मेबल की जो 2 लड़कियाँ थी जो कि मेरी नीस है, वो शिमला में मेरे साथ थी और वो लोग ने मेरी लाइफ मिजरेबल बना रखी थी। मीन्स मुझे पूरी तरह तंग कर रखा था, मेरी लाइफ हेल बना रखी थी। शायद वो 2 बेटियां बहुत ज़्यादा शरारती होंगी, इसीलिए वो कह रहा है। उसका कहने का मतलब है रस्टी और मेबल की 2 लड़कियां भी उसकी नीस थी, रस्टी उसका नेफ्यू है, पर वो नीस से अच्छा उसे ये नेफ्यू रस्टी लगता है। क्यों? क्योंकि शायद रस्टी साइलेंट है, पोलाइट है, ज़्यादा बदमाश नहीं है, जबकि मेबल की 2 लड़कियां जो उसकी नीस है अंकल केन की, वो बहुत ही शैतान है।
और वो शिमला में रहती थी अंकल केन के साथ, और उन्होंने उसे बहुत तंग कर रखा था, इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करते। किसे? मेबल की 2 बेटियों, जो उसकी नेफ्यू थी। लेकिन जो रस्टी था वो बहुत ही शांत टाइप का लड़का था, इसीलिए अंकल केन उसे बहुत पसंद करते थे। ओवर टिफिन, नाउ व्हाट इज टिफिन? द लंच, एज लंच वॉज कॉल्ड इन दोज डेज। उन दिनों टिफिन को लंच कहते थे। अंकल कैन टॉक्ड वेरी सीरियसली अबाउट वेज एंड मीन्स ऑफ अर्निंग अ लिविंग। अंकल कैन उस समय खाने के टाइम पे एक दूसरे से उन लोग बात कर रहे थे। कौन कौन? ग्रैंडमदर, अंकल कैन और रस्टी। तो अंकल कैन बात कर रहे थे बहुत सीरियसली, किसके बारे में? अबाउट वेज, किस तरह और किस ज़रिए से हम अर्निंग अ लिविंग। अर्निंग अ लिविंग का मतलब होता है जॉब करके पैसे कमाना या बिजनेस करके पैसे कमाना। ओके, तो वो बता रहे हैं कि कितना मुश्किल होता था पैसे कमाना। ओके, कहाँ पर? हर जगह, शिमला हो या देहरादून हो, कमाना बहुत मुश्किल होता है, उनका कहने का मतलब, खासकर देहरादून में। There's only one taxi in the whole of Dehra, he mused. कौन कह रहा है? अंकल कैन बोल रहे हैं। किसको? रस्टी और ग्रैंडमदर को, जब वो खाना खा रहे थे तब। वो कह रहा है कि पूरे देहरादून में मैंने देखा कि सिर्फ एक टैक्सी है। टैक्सी मीन्स वो व्हीकल जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, इसमें बैठकर हम लोग जाते हैं। ऑब्वियसली टैक्सी का मतलब आप लोगों को पता होगा। इवन देन ही म्यूज्ड मीन्स टू थिंक अबाउट समथिंग वेरी सीरियसली विदाउट नोटिसिंग द सराउंडिंग्स। मतलब आसपास की चीज़ में ध्यान नहीं देकर कुछ चीज़ों के बारे में, शायद आप बोल रहे हो उसके बारे में या कोई कुछ बोल रहा हो उसके बारे में बहुत ध्यान से सोचना। विदाउट नोटिसिंग योर सराउंडिंग्स। आसपास में कितना बार होता है ना कि हम लोग कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं बिना इधर उधर की चीज़ों को नोटिस करते हैं। मीन्स हमें याद नहीं रहता कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, पर कोई चीज़ हमारे दिमाग में आती है तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कुछ मिनट्स के लिए। श्योरली देयर इज बिजनेस फॉर अनदर। क्या कह रहा है वो? पूरे देहरादून में एक ही टैक्सी है, तो ये श्योर है कि अगर देहरादून में टैक्सी का बिजनेस करें तो वो बहुत अच्छा चलेगा। यानी अगर एक टैक्सी है तो अगर दूसरी टैक्सी हम लोग निकालें या हम लोग लॉन्च करें देहरादून में, तो श्योरली हम लोग ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि हमारी टैक्सी में लोग यहाँ वहाँ जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो हमें उसका रेंट मिलेगा और इस तरह हम पैसा कमा सकते हैं देहरादून में। किसने कहा? अंकल कैन कह रहे हैं। अबाउट व्हाट? अबाउट अर्निंग अ लिविंग, यानी किस तरह कमाया जा सकता है, कमाना कितना मुश्किल है। और देहरादून में सिर्फ एक टैक्सी है, तो अगर हम दूसरी टैक्सी लॉन्च करें या लाए मार्केट में तो ये बिज़नेस हमारा अच्छा चलेगा। आई एम श्योर देयर इज़, सेड ग्रैनी। ग्रैनी बोल रही है हाँ ये बात तो सही है, मैं भी इसका समर्थन करती हूँ, मुझे भी लगता है। आई एम श्योर देयर इज़, कि हाँ दूसरा टैक्सी अगर हम लोग लॉन्च करें तो वो अच्छा बिजनेस होगा। बट वेयर डज इट गेट यू? पर तुम लाओगे कहाँ दूसरी टैक्सी? कहाँ से लाओगी? इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये यू डोंट हैव अ टैक्सी, तुम्हारे पास कोई टैक्सी नहीं। एंड इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात ये यू कैंट ड्राइव, तुम्हें ड्राइविंग भी नहीं आती, जो कि टैक्सी चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आई कैन सून लर्न, मैं बहुत जल्दी सीख लूँगा। किसने कहा? अंकल कैन ने। देयर इज़ अ ड्राइविंग स्कूल इन टाउन, कह रहा है देहरादून में ड्राइविंग स्कूल होते हैं जहाँ हमें ड्राइविंग सिखाई जाती है। टाउन मतलब देहरादून की बात कर रहा है। एंड आई कैन यूज़ अंकल्स ओल्ड कार, और क्या कह रहा है कि अंकल यानी ग्रैंडमदर के हस्बैंड ग्रैंडफादर की बात चल रही है यहाँ पर, रस्टी के ग्रैंडफादर की बात चल रही है। तो वो क्या बोल रहे हैं अंकल कैन कि ग्रैंडमदर उसकी आंट है तो ऑब्वियसली ग्रैंडफादर उसके अंकल हुए। अंकल की एक ओल्ड कार थी, बहुत पुरानी। इट हैज़ बिन गैदरिंग डस्ट इन द गैरेज, क्या कह रहा है? वो गैरेज में रखी हुई थी और बहुत पुरानी होने के कारण उसमें बहुत सारे डस्ट जमा हो गए थे। गैदरिंग डस्ट मतलब डस्ट जमा हो जाना, धूल मिट्टी जमा हो जाना। फॉर ईयर्स, सालों से उसमें डस्ट जमा हो रहे हैं। ही वॉज रेफरिंग टू ग्रैंडफादर्स विंटेज हिलमैन रोडस्टर।
यहाँ पर उस जो ओल्ड कार की बात हो रही है, उस ओल्ड कार का नाम था हिलमैन रोडस्टर। ओके, और विंटेज का मतलब होता है बहुत पुराना। तो ही वॉज रेफरिंग मतलब वो बात कर रहा था किसकी, ग्रैंडफादर्स की पुरानी हिलमैन रोडस्टर के बारे में। उस गाड़ी का नाम था हिलमैन रोडस्टर, लेकिन वो बहुत पुरानी थी इसलिए विंटेज बोला जाता है। विंटेज का मतलब होता है बहुत बहुत पुरानी चीज़। इट वॉज अ 1925 मॉडल। सी बच्चों, इसीलिए उसे विंटेज कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो 1925 का मॉडल था। मॉडल मतलब 1925 का बनी हुई टैक्सी थी, विच मेड इट 20 ईयर्स ओल्ड, यानी वो 20 साल पुरानी। इट वॉज 20 ईयर्स ओल्ड कार, दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज हिलमैन रोडस्टर, बट द वर्ड विंटेज इज ऑल्सो यूज फॉर इट। विंटेज मीन्स बहुत पुरानी। आई डोंट थिंक इट विल रन नाउ, सेड ग्रैनी। ग्रैनी ने क्या कहा? क्योंकि वो बहुत पुरानी है, विंटेज है, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो चलेगी। क्यों नहीं चलेगी बच्चों? क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत पुरानी हो गई है, उसमें डस्ट जम गए हैं, तो हो सकता है वो मैकेनिकली भी काम ना करे, राइट? उसमें जंग लग गया हो, इट मे बी रस्टेड। पुरानी चीज़ जो मैकेनिकली जो पुरानी चीज़ होती है उसमें अक्सर क्या होते हैं, डस्ट लग जाते हैं, राइट? वो रस्टेड भी हो जाती है, रस्ट भी, जंग लग जाती है उसमें, तो वो पहले जैसे वर्क नहीं कर पाएगी। सो ग्रैनी कह रही है कि आई डोंट थिंक इट विल रन नाउ, सेड ग्रैनी। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स एंड इट हियर। आज के लिए वे फर्स्ट 2 पेजेस, फर्स्ट एंड द सेकेंड पेज। द रेस्ट ऑफ द पेज let us have a look this one, and till here the chapter ends. I think we can cover it tomorrow, because क्योंकि अगर मैं इतना लंबा आपको समझाऊंगी ना स्टूडेंट्स, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके, so students, let it end it here. The rest of the chapter will be covered tomorrow. That's all for today. I hope you liked my way of teaching and acquired some knowledge about the particular chapter. Do support me, kids. Thank you very much. See you soon. Thank you so much.